नमस्कार। जन्म कुंडली के प्रत्येक ग्रह अपनी एक निश्चित राशि में उच्च के होते हैं और उसके साथ साथ वो उससे 7 घर आगे, जहां वो उच्च के होते हैं वहां से 7 घर आगे नीच के हुआ करते हैं। चाहे वो कुंडली के राजा ग्रह सूर्य हो या फिर राहु केतु हो। उच्च का ग्रह वो होता है जो अगर अपने उच्च के स्थान पर रहा तो काफी बली अवस्था में रहता है, शुभ फल प्रदायक होता है और सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण होता है। यानी कि अगर हम माने, अगर आपकी कुंडली में उच्च का जो भी ग्रह होगा वो अपने कार्यकत्व से संबंधित काफी अच्छे फल देने में सक्षम होगा। इसके ठीक विपरीत जो ग्रह नीच के होंगे उनके कारकत्व के फलों में कुछ न कुछ परेशानी आती रहेगी। जब ग्रह अपनी उच्च अवस्था में होता है तो वह ग्रह काफी बलवान, शुभ फल प्रदायक और सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण होता है। यानी जो ग्रह अपनी उच्च अवस्था में बैठा है वो प्रायः अपने कार्यकत्व से संबंधित फलों में काफी अनुकूलता देगा और काफी बली होगा। इसके ठीक विपरीत जो ग्रह अपनी नीच अवस्था में बैठा है उसके कार्यकत्व से संबंधित कुछ न कुछ परेशानियां, बाधाएं, कुछ न कुछ अशुभता जातक को देखनी पड़ सकती हैं। अब आइए इसे बोर्ड पर समझते हैं। ये पुनः एक मेष लग्न की कुंडली है। आपकी जन्म कुंडली किसी भी लग्न की हो सकती है और आपके लग्न में 1 के जगह 1 से 12 तक कोई भी अंक लिखे हो सकते हैं। तो ये मेष लग्न की कुंडली है, इसलिए प्रथम भाव में मेष राशि बनती है। तो मेष राशि में सूर्यदेव उच्च के होते हैं। सूर्यदेव मेष राशि में 10 अंश तक परमोच्च होते हैं और सूर्य राजा ग्रह है। सूर्य सामान्यतः आपके आत्मविश्वास, आपके आत्मा, आपके पिता, सरकार से धन प्राप्ति और प्रशासन क्षमता को दर्शाता है। जिस कुंडली में सूर्य उच्च के होंगे यानी मेष राशि में होंगे तो ये सारे गुण आप में प्रायः विद्यमान होंगे और इन सबों से संबंधित आपको काफी शुभ फल की प्राप्ति होने की संभावना है। दूसरे नंबर पर वृषभ राशि आती है जिसमें चंद्र उच्च के होते हैं। चंद्रमा हमारा मन है, हमारा आत्मविश्वास भी है, हमारी भावनाएं हैं और चंद्रमा हमें धन संपदा और संपन्नता प्रदान करती है। वृषभ राशि में 0 से 3 अंश तक चंद्रमा उच्च के होते हैं, 3 अंश पर परमोच्च होते हैं। उसके बाद चंद्रमा की उच्चता में कमी आने लगती है और जिस किसी भी जन्म कुंडली में चंद्रमा उच्च के हैं तो ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति का मन बहुत स्थिर स्वभाव का होगा और भावनात्मक रूप से वो काफी मजबूत होगा और उसे धन और संपन्नता उसके जीवन में मिलेगी। उसी तरह काल पुरुष के तीसरे नंबर पर मिथुन राशि बनती है। मिथुन राशि में राहु उच्च के होते हैं। यहां पर ज्योतिष के मर्मज्ञों में कुछ मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि राहु वृषभ राशि में उच्च के होते हैं, परंतु मैंने जो अध्ययन किया और जो मैंने सटीक पाया वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि मिथुन राशि में राहु उच्च के होते हैं। 20 डिग्री तक परमोच्च होते हैं, उसके बाद उनकी उच्चता में कमी आती है। राहु दिमाग है,
यहाँ तक कि कहें तो राहु छल है। राहु आज के ज़माने में काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि आज के ज़माने में चतुराई, चालाकी, वाक्पटुता और कंप्यूटर, आईटी, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें भी राहु के अधीन ही आती हैं। इसलिए राहु का उच्च होना भी काफ़ी शुभ माना जाता है। आपको इन सारी चीज़ों से संबंधित अच्छे फल मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं कर्क राशि की ओर, जिसमें गुरुदेव अपनी उच्चता प्राप्त करते हैं। 0 से 5 अंश तक है तो परमोच्च होते हैं, उसके बाद उनकी उच्चता में कमी आने लगती है। गुरु धर्म का कारक है, ज्ञान का कारक है, साथ ही साथ गुरु हमारे भाग्य का भी कारक है। तो गुरुदेव का उच्च होना कुंडली में किसी वरदान से कम नहीं। उसी तरह जन्म कुंडली के 6ठे भाव में कन्या राशि पड़ती है, जिसमें खुद बुध उच्च के होते हैं। बुध 0 से 15 अंश तक उच्च के होते हैं, 15 अंश पर परमोच्च होते हैं। बुध क्या है? बुध बुद्धि है, व्यवसाय में समझदारी, गणितीय कुशलता और जो सॉफ्ट स्किल होती है, इन सारी चीजों के मालिक बुद्धि ही होते हैं। अगर कुंडली में बुध उच्च का है तो आप काफी अच्छे व्यापारी हो सकते हैं, गणित में काफी अच्छे हो सकते हैं, शेयर बाजार आदि व्यवसायों में काफी अच्छा कर सकते हैं, कमीशन, एजेंट, रेंट, ये सारी चीजों से आपको काफी लाभ हो सकता है। इसीलिए बुध का कुंडली में उच्च होना एक बहुत ही शुभ घटना है। अब आते हैं तुला राशि पर। तुला राशि में शनिदेव उच्चता प्राप्त करते हैं और 20 अंशों तक शनिदेव परमोच्च होते हैं। उससे आगे जाएंगे, उनकी उच्चता में कमी का एहसास होता है। शनिदेव क्या है? शनिदेव न्याय है, शनिदेव ईमानदारी है, शनिदेव मेहनत है, शनिदेव लौह धातु को दर्शाते हैं। शनिदेव जब देने पर आ जाएं तो सबसे ज्यादा देने की क्षमता रखते हैं। शनिदेव का उच्च होना भी कुंडली के लिए एक बहुत शुभ बात मानी जा सकती है। उसी तरह कालपुरुष के 9वें भाव में धनु राशि पड़ती है। धनु राशि में केतु अपनी उच्चता प्राप्त करते हैं, 29 अंश तक हैं तो उच्च हैं। और केतु दरअसल में मोक्ष का कारक है, अलगाव का कारक है। मोक्ष की प्राप्ति अगर केतु उच्च है तो इंसान के चाहने से जल्दी हो सकती है। अब आते हैं 10वें भाव पर, जिसमें मकर राशि आती है, जिसके अंदर मंगल, जो कि हमारे सेनापति ग्रह माने जाते हैं, अपनी उच्चता प्राप्त करते हैं। वो 0 से 28 अंश तक। मंगल सेनापति हैं। मंगल साहस, पराक्रम, ऊर्जा के कारक होते हैं। और साथ ही साथ मंगल का कुंडली में उच्च का होना या बली होना ये दर्शाता है कि आप में जोखिम लेने का कितना साहस है और आप कितने साहसी और निडर हैं। उसके साथ अंततः मीन राशि में शुक्र अपनी उच्चता को प्राप्त करते हैं। शुक्र 27 अंश तक उच्चता को प्राप्त करते हैं। और शुक्र वैभव है, शुक्र ऐश्वर्य है, शुक्र लग्जरी है, शुक्र दाम्पत्य सुख का कारक है, शुक्र भोग है। कुंडली में शुक्र का बली होना भी एक वरदान से कम नहीं है। शुक्र और गुरु में एक ही फर्क है कि है तो दोनों गुरु, लेकिन गुरुदेव सात्विक गुरु हैं और शुक्र दैत्य गुरु हैं। जैसा कि चर्चा की शुरुआत में मैंने कहा था, जो कोई भी ग्रह जिस भाव में या जिस राशि में
उच्च का होता है उसके ठीक विपरीत वो 7 ग्रह आगे नीच का हो जाता है। इस बोर्ड के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ मेष राशि में सूर्यदेव उच्च के हैं, तो उसके ठीक विपरीत 7 घर आगे ये तुला राशि में नीच के हो जाएंगे। उसी तरह जैसे चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च के हैं, तो वो ठीक यहाँ 8वें नंबर पर वृश्चिक राशि में नीच के हो जाएंगे। राहु अगर मिथुन में उच्च का है तो ये ठीक उसके 7 घर आगे धनु में नीच का होगा। उसी तरह गुरु कर्क में उच्च के हैं, तो यहां 7 घर आगे मकर में नीच के हो जाएंगे। उसी तरह शनिदेव सप्तम भाव में तुला राशि में उच्च के होते हैं, तो ये मेष में नीच के हो जाएंगे। बुधदेव कन्या राशि में उच्च के होते हैं, तो ये मीन राशि में नीच के हो जाएंगे। उसी तरह से यहाँ शुक्रदेव मीन राशि में नीच के हैं, तो यह कन्या राशि में उच्च के हो जाएंगे। केतु धनु राशि में अगर नीच के हैं, तो ये मिथुन राशि में उच्च के हो जाएंगे। मंगल मकर में उच्च के हैं, तो कर्क में नीच के हो जाएंगे। यानी जो ग्रह अपने जिस भी राशि में उच्च का होता है उससे 7 घर आगे उसके वो नीच का हो जाता है। अब आपके मन में यह प्रश्न आता होगा कि भाई अम्बुज जी, आपने तो उच्च और नीच की राशि का वर्णन कर दिया, ये भी बताया कि कितने अंश तक कौन सा ग्रह उच्च का है, कौन सा ग्रह नीच का है, लेकिन आप अंश क्या होता है उसके बारे में तो आपने कोई चर्चा ही नहीं करी। तो दर्शकों, मैं ये कहना चाहता हूं, हर एक ग्रह ये 0 से लेकर 30 तक किसी भी अंश पर आपकी जन्म कुंडली में किसी भी भाव में हो सकता है। अंश यानी डिग्री, ग्रहों की डिग्री से उसके बलाबल का पता चलता है। जैसे विषम राशियां, जैसे 1 नंबर पर मेष, 3 नंबर के मिथुन, 5 नंबर पे सिंह, 7 नंबर पे तुला, 9 नंबर पे धनु और 10 नंबर पे कुंभ, ये विषम राशियां हुई। इनमें 0 से 30 अंक तक ग्रह क्रमशः बालावस्था, कुमारावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था और मृतावस्था में होते हैं। मैं पुनः दोहराता हूं, ग्रह की सबसे पहली दशा होती है बालावस्था। 0 से 6 अंश तक बालावस्था होगा, 6 से 12 तक कुमारावस्था होगी, जिसमें बालावस्था में ग्रह का बल सबसे कम होगा। उससे ज्यादा 6 से 12 कुमारावस्था में ग्रह बली होंगे। 12 से 18 अंश तक ग्रह सबसे ज्यादा बली होंगे, क्योंकि वो युवा अवस्था में होंगे। उसी तरह 18 से 24 के बीच में ग्रह बल में कम हो जाएंगे, क्योंकि वो ग्रहों की वृद्धावस्था होगी। और 24 से लेकर 30 तक वो ग्रह मृतावस्था में होगा, जिसका बलाबल बहुत न्यून होगा। ये बात हुई विषम राशियों की। अब सम राशि, जैसे 2 नंबर पे वृषभ, 4 नंबर पे कर्क, 6 नंबर पे कन्या, 8 नंबर पे वृश्चिक और 10 नंबर पे मकर, साथ ही 12 नंबर पर मीन। इनमें हम ये जो बालावस्था से लेकर मृतावस्था तक की गणना करेंगे वो उल्टी करेंगे, 30 से लेकर 0 तक करेंगे। जैसे 30 अंक से 24 अंक तक ग्रह बालावस्था में होंगे, 24 से 18 अंश तक ग्रह कुमारावस्था में होंगे, 18 अंश से 12 अंश तक ग्रह युवावस्था में होंगे, 12 अंश से 6 अंश तक ग्रह फिर वृद्धावस्था में चले जाएंगे और 6ठे अंश से लेकर 0 तक ग्रह मृतावस्था में आ जाएंगे। तो आपको तो मैंने बताया कि ग्रह सबसे कम बली बालावस्था में होगा, फिर उससे ज्यादा बल कुमारावस्था में आएगा,
सबसे ज्यादा बली ग्रह युवावस्था में आएंगे, उसके बाद उससे कम बली फिर वृद्धावस्था के ग्रह होंगे, और मृतावस्था के ग्रह में बल न्यून होगा। लेकिन इसकी गणना सम में सीधे 0 से 30 तक की जाएगी और विषम में सीधे 30 से 0 डिग्री तक की जाएगी। ये ग्रहों की डिग्री होती है, जिसे हम ग्रहों का अंश भी कहते हैं। अब हाँ, आपका सवाल होगा कि मेष में, जैसे सूर्य के उदाहरण को लेते हैं, मेष में सूर्य कुमारावस्था में सबसे ज्यादा उच्च होते हैं, यानी परमोच्च होते हैं। जवाब है हाँ, ज्योतिष की मर्मज्ञों की माने तो ये सत्य है। उसी तरह वृषभ में मृतावस्था का चंद्रमा उच्च परमोच्च का होता है, तो जवाब है हाँ। उसी तरह से आप जितने भी ग्रह हैं सबों में ये फॉर्मूला लगा के देखिए, और ज्योतिष के सिद्धांतों के अनुसार ग्रह बालावस्था में भी उच्च के हो सकते हैं, मृतावस्था में भी उच्च के हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि वो युवावस्था में ही उच्चता को प्राप्त करें। हाँ, जैसे यह हमारे बुध 0 से 15 अंश तक उच्च होते हैं, तो इन्हें हम युवावस्था में इन्हें परमोच्च कह सकते हैं। यहां तक कि कुछ मर्मज्ञों को कहना है कि बुध परमोच्च होते हैं 20 डिग्री पर। तो वो होता है, लेकिन जो ज्योतिषीय सिद्धांत है वो इसी तरीके से प्रतिपादित होता है। तो आज हमने जाना कि ग्रह किन किन राशियों में उच्च के और नीच के होते हैं, साथ ही कितनी डिग्री तक होते हैं, और आज ये जो ग्रहों का अंश क्या होता है उससे संबंधित जानकारी भी विस्तार से जानी। आगे ज्योतिष के कुछ और नए हम जानकारियों को लेकर आपके सामने शीघ्र उपस्थित होने की चेष्टा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।